नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की जो है गागर में सागर जो बुक आई है, बहुत ही लेटेस्ट बुक आई है और जो है इसमें थियरी पूरा का पूरा दिया गया है। तो इसको आज से हम कवर करना शुरू करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, थियरी जो है पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे। 2 से 3 दिनों में पूरी बुक समाप्त हो जाएगी, तो आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको जानकारी नहीं है, नए लोग हैं उनको बता दें कि अंकित भाटी सर की पूरी 20 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला कवर हो रही है। साथ ही साथ जो है एग्जामपुर की भी कवर हो रही है और जो है घटना चक्र का तो सीरीज कवर हो रही है। और भी बहुत सारी बुक कवर हो रही है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये जो है इसमें पूरा का पूरा सिलेबस दिया है, जीएस दिया है, स्पेशल टॉपिक हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब के सब दिए गए हैं इसमें, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। हिस्ट्री से यहाँ से कवर किया जाएगा, स्पेशल ताकि जो है टॉपिक जो है आपका स्पेशल इस रूप में इसमें दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। दिया गया है ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि इस काल की इतिहास पूर्ण रूप से उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद आ जाता है पाषाण काल। पाषाण काल में के बारे में देखेंगे। पाषाण काल का विभाजन 3 कालों में किया गया है। पहला नंबर है पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, दूसरा नंबर है मध्य पाषाण काल और तीसरा नंबर है नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल संस्कृत का उदय अभिनूतन युग में हुआ था। आगे देखते हैं, पुरापाषाण काल की संस्कृत के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी एवं नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। तीनों नदियों को याद रखिएगा, सोहन, बेलन और नर्मदा तीनों नदी घाटी उससे प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप भीमबेटिका नामक चित्रित शैलस्रावों से भी पुरापाषाण काल की संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, पुरापाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एवं महत्वपूर्ण घटना थी, यानी पुरापाषाण काल में हथियार जो है बन चुके थे। आगे बढ़ते हैं, पुरापाषाण काल को मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों के फलस्वरूप एक एवं जलवायु में होने वाली परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यानी अब पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला है निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है आपका उच्च पुरापाषाण काल। पहले हम लोग देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। सर्वप्रथम इस काल के उपकरण पंजाब यानी पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है वहां को सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, जिस कारण इसे सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। तो पुरापाषाण काल को जो है सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? चापर चीपिंग बेपुल संस्कृति, दूसरा है आपका हस्त कुठार संस्कृत, तीसरा है चापर चापिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग एल एच मंचियर ने सबसे पहले किया था। आते हैं अगले पेज पे। आगे देखते हैं, हस्त कुठार संस्कृत को मद्रासी संस्कृत भी कहा जाता है। सर्वप्रथम हस्त कुठार संस्कृत के उपकरण पल्लवम यानी मद्रास से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्राप्त किए थे। अब देखिएगा यही सारे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। ऊपर ऊपर जो सिंपल प्रश्न था अब नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग इस समय एग्जाम में ट्रेंड देख रहे हैं, तो यही सब पूछे जा रहे हैं, तो उसको जो है इग्नोर न करिएगा। आगे देखते हैं, नोट दिया गया है रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार सोहन संस्कृत एवं मद्रासी संस्कृत के एक साथ मिलने के प्रमाण चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। दूसरे नंबर पर आता है निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थान के बारे में देख सकते हैं। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान के पंजाब में, कश्मीर, थार रेगिस्तान के कुछ क्षेत्र, राजस्थान के जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, डिडवाना हो गया, यहाँ पर बेलन नदी घाटी एवं नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है आपका मध्य पुरापाषाण काल। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में खुरचनी, ध्यान रखिएगा, खुरचनी तथा वेधक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे।
जिसे के कारण इसे खुरचनी वेदक संस्कृत भी कहा जाता है। यानी मध्यपुरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? खुरचनी वेदक संस्कृत भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। एच डी सांकलिया ने सर्वप्रथम मध्यपुरा पाषाण काल संस्कृत चरण की खोज नेवासा महाराष्ट्र से की थी। एच डी सांकलिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित नेवासा को मध्यपुरा पाषाण काल संस्कृत का प्रारूप स्थल घोषित किया है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल का होलोसिन युग साथ प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिस कारण इन्हें माइकोलिथिक भी कहा गया। ठीक है ना, माइकोलिथ भी कहा गया, क्योंकि देखिए पूरा पाषाण काल में बेडौल हथियार होते थे, बड़े होते थे पत्थर, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते हथियार छोटे हो गए और जो है धारदार हो गए थे। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज सीएल कार्लाइन, ध्यान रखिएगा इनका नाम, सीएल कार्लाइन ने विंध्य के क्षेत्र में की थी। मध्य पाषाण काल के उपकरण चेल्सेडोनी से निर्मित है तथा औजार बनाने की तकनीकी फ्लूटिंग भी कहलाती है। मध्य पाषाण काल में किस विधि से हथियार बनाए जाते थे? फ्लूटिंग विधि से, यह इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल के लोग ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। कुत्ता कब पालना शुरू किया गया था? मध्य पाषाण काल में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। बागेर, भीलवाड़ा राजस्थान एवं आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद और मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ से पशुओं के पालन की जो है साक्ष्य मिले। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, भारत में मानव अस्थिपंजर का सर्वप्रथम अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के मदहा, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल से, कहाँ मिला है? अस्थिपंजर सर्वप्रथम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के मदहा एवं सरायनाहर से प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। आगे हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल के बारे में। अब यहाँ से नव पाषाण काल शब्द प्रथम बार जान लुबाक, ध्यान रखिए, जान लुबाक द्वारा प्रयोग में लाया गया था। नव पाषाण काल का नव पाषाण काल का प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी है। नव पाषाण काल के उपकरण पॉलिश किए गए पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पॉलिश किए गए पत्थरों से निर्मित है। कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ था। नाव का निर्माण सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ था। नाव बनाना था कि नदी में चलने के लिए सर्वप्रथम नव पाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पे नव पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सर्वप्रथम नव पाषाण काल का कौन सा स्थल मिला है? मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में नव पाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज टोंस नदी घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुई थी। बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में है, में कब्र में पालतू कुत्ते एवं भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाया गया था। यानी पूछा गया था कि शव के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा कहाँ से मिलती है? तो जो है बुर्जहोम से मिली है। आगे देखते हैं। कश्मीर में स्थित नव पाषाण काल के स्थलों बुर्जहोम एवं गुफकराल से अनेक गर्तावास, मृदभांड तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चावल एवं धान का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से, और यह जो है नव पाषाण काल का स्थल है। आगे देखते हैं। कोल्डियामा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कोल्डियामा उत्तर प्रदेश प्रयागराज से नव पाषाण काल के साथ ही ताम्र एवं लौह काल की संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। चिरांद, जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ से अत्याधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि मुख्यतः हिरण के सींगों से निर्मित है। इसके बाद जो है प्रमुख जो है ऐतिहासिक रचनाएं देख लेते हैं, जो कि जो है प्राचीन काल में हुई थी। जैसे अष्टाध्यायी हो गया, जो कि पाणिनि ने लिखा है। महाभाष्य हो गया, यह जो है पतंजलि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र हो गया, जो कि नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। आगे देखते हैं पंचतंत्र, जिसकी रचना जो है विष्णुगुप्त जी ने किया है।
कथा सरितसागर जो है सोमदेव ने लिखा है। कामसूत्र जो है वात्स्यायन ने लिखा है। अर्थशास्त्र जिसकी रचना जो है कौटिल्य ने लिखा है। इनको चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसमें जो है मौर्य प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। फिर आ जाता है कुमार संभवम, इसकी रचना जो है कालिदास ने की है। अभिज्ञान शकुंतलम देख लेते हैं, इसकी भी रचना कालिदास ने की है। मालिका अग्निमित्रम, इसकी भी रचना कालिदास जी ने की है। मुद्रा राक्षस आ जाता है, जिसकी रचना जो है विशाख दत्त ने की है। मृच्छकटिकम देखा जाए तो इसकी रचना शूद्रक ने की है। इसमें जो है छोटी मिट्टी की गाड़ी का जो है प्रमाण मिला है। हर्षचरित देख लेते हैं, इसकी रचना बाण भट्ट जी ने की है। कादम्बरी हो गया, इसकी भी रचना बाण भट्ट ने। प्रयाग प्रशस्त की बात करते हैं, इसकी रचना हरिशेन ने किया है। और लोक तंत्र लोक की बात करते हैं तो अभिनव गुप्ता ने इसकी रचना की है। अब पाषाण काल यहाँ से समाप्त होता है। अब आ जाता है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है, नवीन शोधों के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। रेडियो कार्बन 14 पद्धति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की काल का निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा जो है 50 ईसा पूर्व माना गया है। तो इसमें जो है दोनों अगर ऑप्शन में ए नहीं रहता है, पहले तो ऑप्शन में अगर 2500 से 1750 रहे तो इसी को लगाएंगे। अगर नहीं रहता है तो लगभग जो है 8000 वाला ऑप्शन में आए तो इसे भी हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के काल निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन प्राप्त मानव कंकाल है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर आकलित किया गया है। कितना है इसकी लंबाई? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट, हड़प्पा के टीलों का अन्वेषण राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा की जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। यानी तांबे में जो है टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। यह जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है, हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ, ध्यान रखिएगा, पिक्टोग्राफ जिसे हिंदी में जो है चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। यह इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से देख लेते हैं। एक तरफ प्रमुख स्थल दिया गया, दूसरी तरफ किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो या सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में है, स्थल देख लीजिएगा। चंदूहड़ो भी पाकिस्तान में, भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट दीजी की बात करें, भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। बनवाली हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात में, देखिए नदी नहीं लिखा, यानी यहाँ किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। कुरकोटदा ये भी गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। रोपड़ आपके पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात में है, मादर नदी के किनारे। उसके बाद आ जाते हैं सुतकोंडोर पाकिस्तान में, दासक नदी या दास्क नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो है मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी स्पेशल में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है एक एक स्थलों के बारे में दिया गया, देख लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। पिगट ने कई सारी चीजें कही हैं, तो इनके जो है वक्तव्य को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखते हैं,
स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कही है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया है कि यह जुड़वा राजधानी किसने कही थी, तो पिगट ने ही कहा था। अगला पॉइंट है, माउंट एबी एक टीला था जिस पर हड़प्पा शहर की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। हड़प्पा यहाँ से समाप्त होता है। अब आ जाता है मोहनजोदड़ो, इसके बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित। अगला पॉइंट देखिए दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाघ भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से एक अद्भुत निर्माण बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक, यानी यहाँ पर जो है जनतंत्र था, न कि राजतंत्र था। अगला आता है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, लोथल में नगर को एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था। दूसरा है, लोथल बंदरगाह पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख स्थल था। लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। ये भी कई बार पूछा गया है, और यहाँ पर जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। फिर आते हैं कालीबंगा पर, जो कि राजस्थान में स्थित है। पहला पॉइंट है, कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है ना, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। अगला पॉइंट है, कालीबंगा में शव के अंतिम संस्कार 3 विधियों द्वारा किया जाता था। यहाँ पर जो 3 तरह से शव को जला या अंतिम संस्कार होता था। कैसे कैसे, यहाँ पर कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चलता है। फिर आते हैं बनवाली, जो कि हरियाणा में, इसके बारे में देखते हैं। बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव था, यानी जल निकास के लिए जो है नालियां यहाँ पर नहीं थी, और नहीं तो जो है नालियां ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो है बहुत अच्छी तरह से पानी का निकास बनाया गया था। लेकिन बनवाली ऐसा जगह है यहाँ पर नालियों का अभाव था। आगे देखते हैं, बनवाली स्थल से संस्कृत के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए। धौलावीरा देख लेते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। धौलावीरा के निवासी जल संचरण की तकनीकी को जानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन, दुर्ग भाग, मध्य भाग तथा निचला भाग। नेक्स्ट पॉइंट है, धौलावीरा से एकमात्र लेक का मैदान स्टेडियम मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो एक स्टेडियम भी मिला है धौलावीरा गुजरात से। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से समाप्त होता है। अब आता है यहाँ पर वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, यहाँ से देखते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखते हैं, वैदिक सभ्यता एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में आई। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है आपका, मूल रूप से वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्य थे, यानी इन आर्यों ने जो है वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था। अगला पॉइंट है, वैदिक सभ्यता मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि वो व्यापार करते थे। लेकिन जो है वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का ज्ञान वेदों से हुआ, अर्थात वेदों की रचना इसी सभ्यता के दौरान हुई थी। आगे देखते हैं, वैदिक शब्द वेद से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द गुण का द्योतक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट। ये सभी जो है श्रेष्ठ के
या आर्य के जो है पर्यायवाची है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया। प्रमुख वेदों के बारे में अब जान लेते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन है। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदेत्री कहा गया है, यानी शुरू के जो 3 वेद हैं इन्हें ही वेदेत्री कहा जाता है। बाकी जो अथर्ववेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऐसा नहीं कि लगातार लिखा गया था, पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर नोट दिया गया है गायत्री मंत्र की रचनाकार ऋषि विश्वामित्र है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसको सोम देवता को नवा मंडल। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। यानी ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? एक बार बस मिलता है, एक बार मिलता है। और यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख मिलता है। अब आते हैं यजुर्वेद के पास। यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जिसको गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग कौन कौन? पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अब जो कृष्ण यजुर्वेद है गद्य एवं पद्य दोनों में है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है यह केवल पद्य में है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। फिर आते हैं सामवेद के बारे में देखते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ गान से है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यानी सामवेद में जो भी पहले यज्ञ होते थे उसमें जो मंत्र गाया जाता था वो सारे के सारे मंत्र आपको सामवेद में ही देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को ही कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएं हैं। अब आते हैं अथर्ववेद के बारे में देख लेते हैं। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया वेद है। अथर्ववेद के रचयिता अथर्व तथा अंगिरस ऋषि थे। इन दोनों ऋषियों ने लिखा है अथर्ववेद को। अथर्ववेद को अथर्वगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ये सारे उसके उपनाम हैं। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारक, ब्रह्म ज्ञान तथा समाज निष्ठा इत्यादि के विषयों में उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। आगे देखते हैं। अथर्ववेद में यह भी बताया गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इंपॉर्टेंट है, सभा एवं समिति किसकी 2 पुत्रियां हैं? प्रजापति की। और यह बात किसमें कही गई है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। अब यहाँ पर जो है वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक तरफ वेद, दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला है ऋग्वेद, तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन? ऐतरेय तथा कौशिकी। यजुर्वेद के शतपथ तथा तैत्तिरीय 2 ब्राह्मण है। सामवेद के ब्राह्मण जो है पंचविश तथा षड्विश है। और अथर्ववेद की बात की जाए तो गोपथ इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। कई बार यह पूछा गया है जो है ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। अब यहाँ पर जो है प्रमुख वैदिक कालीन नदियां दी गई, इसको भी देख लेते हैं। उनके प्राचीन नाम और नया नाम पूछा जाता है या मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो सिंधु नदी जो है तब वो जो है उस समय इंडस के नाम से जानी जाती थी। माफ कीजिएगा, इंडस सिंधु के नाम से जानी जाती है। सतुद्री जो है इस समय सतलज के नाम से जानी जाती है। बिपाशा नदी व्यास नदी को कहते थे। वितस्ता झेलम नदी को कहते थे।
पौरुषणी आपके रावी नदी को कहते थे। चिनाब या चेनाब नदी को अस्किनी या अस्किनी कहते थे। गोमती को जो है गोमल को गोमती कहते थे। इस समय नहीं, जो इस समय गोमती है दूसरी नदी है। जो गोमल नदी है उसी को गोमती कहते थे। गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता था और काबुल नदी को जो है कुंभ या कुंभा कहा जाता था। अब यहाँ पर जो है कुछ दर्शन दिए गए हैं, उसके प्रवर्तक दिए गए हैं, किसने उसका जो है किया था। जैसे सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन जो है, इसके प्रवर्तक जो है कपिल मुनि थे। योग दर्शन की अगर बात की जाए तो इसके प्रवर्तक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद और उलूक हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो है प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बद्रायण हैं और चार्वाक या लोकायतन दर्शन के जो है प्रवर्तक चावार्क हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ महाजनपद उनकी राजधानियां दिए गए हैं। अब देखिए उत्तर वैदिक काल यहाँ से समाप्त होता है या पूरा वैदिक काल समाप्त करके हम महाजनपद की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला आता है एक तरफ महाजनपद, दूसरी तरफ राजधानी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती की राजधानी देखिए, अवंती दो तरह से था। एक उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। पांचाल की राजधानी, पांचाल भी दो भागों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र था और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी। सीधे तौर पे मिलाने के लिए दे दिया जाता है, तो इसको आप लोग सभी को ध्यान में रखिएगा। चेदी या चेती महाजनपद की राजधानी सोत्तीवती या शक्तिमती थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। वज्र या ब्रिज की राजधानी वैशाली, जो कि उत्तरी बिहार का क्षेत्र था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह और गृहविज दोनों थी, जो कि दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है। कोसल की राजधानी श्रीवस्ती थी। कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर एवं पावा थी। असमक, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। और लास्ट में आ जाता है मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी जो है विराटनगर थी। यहाँ से आपको 16 महाजनपद देखने को मिल जाएंगे। अब जो है उसके बाद जो है कुछ धर्म जो निकल कर आए थे, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इन सब के बारे में देखते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते आए हैं। पहला आता है जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को दिया जाता है। आगे देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला पॉइंट है, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व। जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, जो कि वज्र संघ के जात्रिक कुल के प्रधान थे या जात्रिक कुल के मुखिया थे। इनके माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना। इनके दामाद का नाम जमाली या जमाली था। इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 468 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैन संगीतियों की बात करते हैं तो पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार में स्थूलभद्र के समय में हुई थी, वही इसके अध्यक्ष थे। दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी, इसके अध्यक्ष जो है देवर्षि क्षमाश्रमण थे। अब देखते हैं जैन संगीतियां देख लेते हैं। पहला जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, इसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था, जो कि देवर्षि क्षमाश्रम थे, इसको देख लिए हैं। अब देखते हैं पंच महाव्रत, जो कि जैन में पंच महाव्रत दिया गया है। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है अस्तेय और पांचवा है आपका ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना।
अहिंसा का मतलब होता है जीवन की ही हत्या न करना, किसी जीव को नहीं मारना। अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति एकत्र न करना। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को बस में करना। यहाँ पर नोट दिया गया 5 महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था, यानी 4 पहले से था लेकिन 5वां ब्रह्मचर्य महाव्रत जो था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन के त्रिरत्न है, पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण, यानी वास्तविक ज्ञान, सत्य में विश्वास और सांसारिक विषयों में उत्पन्न दुख सुख के प्रति संभाव। अब यहाँ से जो है बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में हुई। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। नोट दिया गया, इसको देख लेते हैं। इनके पालन पोषण प्रजापति गौतमी मौसी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्र का नाम राहुल था। इनके सारथी का नाम चाण या चन्ना था, कई बार पूछा गया, और इनके घोड़े का नाम कंथक था। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व हुई थी। घोड़े का नाम पूछा गया, ध्यान रखिएगा, 483 ईसा पूर्व हुई थी इनकी मृत्यु। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं और उनका प्रतीक। जैसे इनके जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष है, जो कि बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। निर्माण इनका जो है पदचिन्ह है, और मृत्यु यानी महापरिनिर्माण का प्रतीक जो है स्तूप है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धर्म एवं संघ, 3 रत्न है। बौद्ध साहित्य देख लेते हैं, जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। पहला सूत्र पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, तीसरा जो है अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध ने कुल 4 आर्य सत्य दिए थे। पहला क्या है? दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोधगमी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने ही दिया था। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाणी, तीसरा है सम्यक आजीव, माफ कीजिए 5वां है 7वां सम्यक स्मृति, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक निमित्त, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये सब इनकी जो है अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। चारों बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के समय में, और अध्यक्ष जो है माँ कश्यप थे। दूसरा जो है 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय में, और जो है शाकमीर इनके थे। तीसरा हुई थी लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अशोक के समय में, मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। और चौथा जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल बंद कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अब इस लेक्चर को इसी यहीं पे विराम देते हैं। अगले लेक्चर में जो है हम लोग मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। इसका जो भी इम्पोर्टेंट था हमने देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। इसी तरह जो से 3 दिनों में पूरा का पूरा बुक कवर हो जाएगा। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।